हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम विजय एंड वेलकम टू महाकाल क्लासेस। दोस्तों, आप सब कैसे होंगे और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। और एग्जाम्स भी होंगे लॉकडाउन होने के बाद, खुलने के बाद में। तो आपसे सबसे मेरी विनती है कि आप लगातार अपने जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके साथ बने रहें और लगातार आप अपना जो रिवीजन है करते रहे बार बार। और आज आपको मैं बता देता हूं कि आज का जो अपना टॉपिक होगा वो मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री एक साइड चल रहा है, तो दूसरी साइड अपन यहाँ पे ज्योमेट्री लेके चलेंगे। तो उसी सीक्वेंस में आज मैं यहाँ पे ज्योमेट्री का एक लेक्चर लेके आया हूँ। ये लेक्चर आपके लिए एसएससी के एग्जाम्स और स्टेट के एग्जाम्स या अदर स्टेट के एग्जाम्स या फिर पीसीएस के एग्जाम या फिर यूपीएससी के एग्जाम, जहां कहीं पर भी यदि ज्योमेट्री आती है आपके एग्जाम में, यदि आपके एग्जाम का सिलेबस कहां पे भी कुछ भी है उसमें ज्योमेट्री आती है, तो वहां पे उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। ये लेक्चर नहीं, ये जो मैं जितने भी लेक्चर कराऊंगा ज्योमेट्री के अंदर वो सभी क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब दोस्तों आपको बता देता हूं मैं कि ज्योमेट्री को मैं किस प्रकार से मतलब यहाँ पे पूरा करवाऊंगा यूट्यूब चैनल पे, और उसका क्या क्या तरीका होगा, क्या क्या मेथड यूज में लूंगा। उसके लिए आपको मैं पहले बता देता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री अपने स्टार्ट करिए पार्ट से, क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे। और पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया कि पार्ट 1 में डिफरेंट टाइप के लेसन होंगे और डिफरेंट टाइप के कुछ कंसेप्ट होंगे। उसी तरीके से सेम उसी मेथड से यहाँ पे भी क्या करेंगे, ज्योमेट्री को भी अपन अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे और अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी उसके सब लेसन होंगे। क्या होंगे, सब लेसन होंगे। मतलब पार्ट्स के अंदर भी लेसन होंगे और लेसन्स के अंदर, हर लेसन के अंदर अलग अलग कंसेप्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ज्योमेट्री का यदि आज लेसन फर्स्ट ले रहा हूं तो, और पार्ट फर्स्ट है, जैसे मेरा लेसन ज्योमेट्री लिखा है मैंने और ज्योमेट्री का मैं पार्ट फर्स्ट ले रहा हूं और उसका लेसन फर्स्ट ले रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जो मैंने पार्ट फर्स्ट लिया है वो पार्ट फर्स्ट तो केवल आपको बताएगा ज्योमेट्री के बेसिक के बारे में, और ये जो लेसन फर्स्ट है पार्ट फर्स्ट के अंदर वो क्या बताएगा, उस जो बेसिक के अंदर जो कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो कंसेप्ट आएंगे ज्योमेट्री के अंदर 0 to हीरो लेवल के, वो सभी कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे तैयार करके बताऊंगा। जैसे कि लेसन फर्स्ट लिया है तो लेसन फर्स्ट में क्या क्या कंसेप्ट होंगे और कौन कौन से कंसेप्ट होंगे वो आपको मैं पूरा डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ पार्ट फर्स्ट के अंदर कितना ज्योमेट्री का बेसिक आएगा वो उसमें बताऊंगा मैं आपको। इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे पार्ट्स के अंदर पहले तो डिवाइड किया है अपने जो भी अपना टॉपिक है उस पार्ट्स के अंदर टॉपिक को डिवाइड करने के बाद में मैंने उसको लेसन्स में डिवाइड किया है। लेसन्स में डिवाइड करने का ये अपने को फायदा मिल जाएगा ताकि अपन हर बेसिक, हर प्रकार का जो बेसिक है, हर टाइप का जो कंसेप्ट है उसको सीख सके पहली बात तो, और उस टाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम्स में आज तक आ चुके हैं और जो आगे बनने की संभावना है उन सबको क्लियर करते यहाँ पे चलूंगा मैं आपको। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि आपका यदि पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे रहेगा तो आपको ज्योमेट्री समझ में आएगी। और ज्योमेट्री ये मान लीजिए मैथमेटिक्स का सबसे इजी और सबसे बेस्ट और सबसे खतरनाक भी टॉपिक यही है, क्या, ज्योमेट्री। तो मैथमेटिक्स सबसे इजी भी, मैथमेटिक्स का जो सबसे इजी टॉपिक है वो क्या है अपने आप में, वो ज्योमेट्री है। सबसे खतरनाक टॉपिक भी कौन है, ज्योमेट्री है। लेकिन ये किसके लिए खतरनाक साबित होगा और किसके लिए ये ज्योमेट्री सरल या आसान शब्दों के अंदर सीखने के लिए किसके लिए मतलब वो होगा। तो मुझे बताइए कि यदि आप पूरा ध्यान हमारे बोर्ड पे रखोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि ज्योमेट्री आपको सरल लगने लगेगी। और यदि आपका ध्यान थोड़ा सा भी हमारे बोर्ड से डाइवर्ट होता है तो आप समझिएगा कि आपको ज्योमेट्री को सीखने में थोड़ा कठिनाई होगी। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि आपका पूरा ध्यान मेरे बोर्ड पे होना चाहिए, मेरी बातों पे होना चाहिए। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, क्या क्या नहीं बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको नोट डाउन करिए। जो आपको अच्छा लगता है आपकी कॉपी में, रफ कॉपी या फेयर कॉपी, जो भी आपने नोटबुक बना रखी है उसके अंदर आप इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद में क्या करना है, आपको क्लास का एंड होने के बाद एक बार अपने सेल्फ से उसको देखना है और सेल्फ से देखने के बाद में उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों यदि आपने ये काम 3 बार कर लिया जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे करवाया है, वो काम यदि आपने 3 टाइम कर लिया है तो ये याद रखना कि 3 टाइम करने के बाद में 4th टाइम आप जब करने लगोगे तो खुद को आपको उस टॉपिक के अंदर मास्टरी डबल होगी आपकी। तो आपसे निवेदन है कि आपका पूरा ध्यान हमारे बोर्ड पे होना चाहिए दोस्तों। और आपको मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ पे ज्योमेट्री को मैं पढ़ा रहा हूं, अभी से स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि ज्योमेट्री के अंदर मैं यहाँ पे आपको कम से कम 2000 क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम 2000 क्वेश्चन करूंगा। वो सब क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा ज्योमेट्री के,
0 क्वेश्चन जिनके मतलब होने की संभावना 2-2 सेकंड की है, वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा। जिनको एसएससी के एग्जाम से पूछा है उनको भी कराऊंगा, जिनको नहीं पूछा उनको भी कराऊंगा। यहां तक कि हाई लेवल तक की क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूरा बोर्ड पे कराने की कोशिश करूंगा। इसका कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से निःशुल्क इसको बार बार देख सकते हैं। यहाँ पे बस केवल बात की इतनी सी देरी है कि आप यहाँ पे आए और ये वीडियोस लेक्चर्स जो दे रहा हूं मैं उन सबको आप पूरा देखे, शुरू से लेके एंड तक देखें। तो दोस्तों अब चलता हूं मैं ज्योमेट्री के इस बेसिक पे और स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। अब देखिएगा दोस्तों, ज्योमेट्री क्या है, ज्यामिति क्या है, आप सबको पता होगा। आपने क्या नाम है, किसमें 7th क्लास से ही आपके साथ ज्यामिति चल रही है, या आप 10th से मान लीजिए 10th 11th 12th में अभी यदि आपका 12th में सब्जेक्ट मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ा होगा, 10th में भी आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री क्या है। तो मेरे को इतना बताने की आवश्यकता नहीं ज्योमेट्री क्या है। मैं स्टार्ट करता हूं ज्योमेट्री के अंदर, कहां से, जहां से अपने को सीखने की आवश्यकता है, जहां से अपने क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में, वहां से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि टॉपिक क्या है अपना, तो टॉपिक आपको मैं बता दूंगा अपना। क्या है दोस्तों, ज्योमेट्री है, जिसका हिंदी में नाम क्या है आप दोस्तों आप सबको पता होगा, ज्यामिति है। क्या है, ज्यामिति है। अब इसको सीखने का जो तरीका है या इसके अंदर क्या क्या आएंगे टॉपिक से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा दोस्तों, ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहले अपन एक पॉइंट पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन पॉइंट पढ़ेंगे। और पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है तो आपको बता दूं मैं, पॉइंट क्या है तो आप बोलोगे सर वो पॉइंट ही है। वो क्या है, पॉइंट ही है। यानी कि ज्योमेट्री की यदि आपको शुरुआत करनी है दोस्तों, यदि आपको ज्योमेट्री की शुरुआत करनी है कभी भी, तो आपको कहां से पढ़ना होगा, हमेशा आपको बिंदु से पढ़ना होगा। कहां से, बिंदु से। क्योंकि बिना बिंदु के ज्योमेट्री का अस्तित्व नहीं है, या यूं कह लो बिंदु के बिना ज्योमेट्री नहीं है। और जब तक आपको बिंदु का ज्ञान नहीं है, पॉइंट का आपको नॉलेज नहीं है, जब तक आपको पॉइंट का नॉलेज नहीं है, इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर बिंदु का नॉलेज नहीं है, तब तक आप आगे ज्योमेट्री को सीखना आपका बेकार ही है, खराब ही है मानिएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, ज्योमेट्री का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ही है। वो पॉइंट का मतलब देखिएगा दोस्तों, आपने आज दिन तक पढ़ा होगा कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ये क्या है, बिंदु क्या है। आपने आज दिन तक पढ़ा होगा पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है। यदि आपने पढ़ा है तो आप अपने अनुसार सोच लीजिएगा कि पॉइंट क्या है। एक बार अपने आप में सेल्फ से अपने मन में सोचिए कि पॉइंट क्या होता है। और यहां पे मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट होता क्या एक्चुअली। पॉइंट है क्या दोस्तों, ये एक पॉइंट है क्या, ये किसी भी समतल पर, पॉइंट क्या करता है, किसी भी समतल पर एक स्थिति को, किसी भी समतल या किसी भी प्लेन पर एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह होता है। एक सूक्ष्म क्या होता है, चिन्ह होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई प्लेन है और उस प्लेन पे किसी भी प्रकार की कोई भी अपने को लोकस को बताना है, किसी भी प्रकार की स्थिति को बताना है, पथ को बताना है, लोकस को बताना है, स्थिति को बताना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वहां पे इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जगह ये है इस प्लेन में जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो मैं जिस जगह की बात करूंगा वहां पे मैं एक पॉइंट क्या करूंगा, इंडिकेट करूंगा। और पॉइंट इंडिकेट वहां पे एक पॉइंट करूंगा, एक पेन या पेंसिल का डॉट प्रेस करूंगा, और उससे जो पेन या पेंसिल के डॉट से, पेन या पेंसिल के प्रेस करने पर जो डॉट प्राप्त होगा उस डॉट को ही क्या कहता हूं मैं, पॉइंट कहता हूं। उस डॉट को क्या कहता हूं, पॉइंट कहता हूं। इसलिए पॉइंट क्या हुआ, किसी भी प्लेन में एक स्थिति को बताने के लिए जो सूक्ष्म चिन्ह होता है, उसे क्या कहता हूं, पॉइंट होता है दोस्तों। क्या कहता हूं, पॉइंट होता है। अब देखिएगा दोस्तों, पॉइंट हो गया। ये क्या होता है, इस पॉइंट में ना तो क्या होती है, लेंथ होती है, ना क्या होती है, ब्रेथ होती है। ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। इसकी पॉइंट की ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि पॉइंट है क्या, पॉइंट एक्चुअली में क्या है, किसी भी पेन या पेंसिल को लो और उसको क्या करो, किसी बोर्ड या किसी प्लेन पर क्या करिए, आप प्रेस करिए। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो यहां पे क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर यहां पे एक हल्का सा बिंदु बन गया, इस बिंदु को ही पॉइंट कहता हूं, इस बिंदु को ही पॉइंट कहता हूं। तो मुझे बताइए ये पॉइंट है क्या, इस पॉइंट की, ये पॉइंट है क्या, इस पॉइंट की आप क्या रेडियस या इस पॉइंट की आप लेंथ या इस पॉइंट की आप ब्रेथ क्या मेजर कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, इसको मेजर नहीं कर सकता, इसको मेजर नहीं कर सकता। तो वैसे तो देखा जाए तो पॉइंट की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी यहां पे एक डेफिनेशन आपको समझाने के लिए बनाई है।
अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यदि मुझे बताइए प्लेन का कोई भी लेंथ नहीं होगी, कोई भी ब्रेथ नहीं होगा, तो मुझे बताइए कि क्या पॉइंट का कोई एरिया होगा? तो आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, एरिया में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एरिया में तो हमेशा क्या होता है, एरिया में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, यही होता है क्या एरिया में? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो सर इसका मतलब एरिया नहीं होगा। क्या मुझे बताइए लेंथ नहीं है, ब्रेथ नहीं है, एरिया नहीं है, तो मुझे बताइए क्या वॉल्यूम होगा कभी पॉइंट का? तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम भी नहीं होगा पॉइंट का। पॉइंट का कभी क्या वॉल्यूम होगा? तो आप बोलोगे सर पॉइंट का कभी वॉल्यूम भी नहीं होगा। या मुझे बताइए अगर पॉइंट का वॉल्यूम नहीं है तो मुझे बताइए क्या इस पॉइंट के कोई डायमेंशन होगी? इस पॉइंट की कोई डायमेंशन होगी? तो आप बोलोगे इस पॉइंट की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन का मतलब हिंदी में क्या है, इस पॉइंट की कोई विमा होगी? तो आप बोलोगे सर नहीं, ये विमा रहित है। ये क्या है? विमा रहित है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी। क्यों दोस्तों? विमा होती क्या है, डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन विमा क्या है? विमा कब होती? इस पॉइंट की विमा कब होती? जब इस पॉइंट के अंदर क्या होता, लंबाई होती, चौड़ाई होती, या कोई इसका क्षेत्रफल या आयतन होता, तब क्या होता है, इसमें विमा होती। इसलिए विमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी विमा? क्योंकि इसमें क्या नहीं है, लंबाई नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, चौड़ाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है। या आप ये कह सकते हो कि पॉइंट क्या है? तो आप बोलोगे सर पॉइंट जीरो डायमेंशन है। क्या है? जीरो डायमेंशन है। इसलिए कभी भी एसएससी के एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से जीरो डायमेंशन कौन है। क्वेश्चन लिख देगा निम्न में से जीरो डायमेंशन कौन है? तो आप बोलोगे सर ऑप्शन आपके पास होंगे, पहला ऑप्शन होगा आपके पास पॉइंट, दूसरा ऑप्शन होगा लाइन, तीसरा ऑप्शन होगा आपके पास सर्किल, और चौथा ऑप्शन होगा आपके पास में और कोई मतलब कुछ नहीं, इनमें से कुछ नहीं। तो आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि जीरो डायमेंशन तो केवल पॉइंट की होती है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? पॉइंट होगा। तो आपको बात समझ में आई दोस्तों? अब मुझे बताइए पॉइंट की मैंने डायमेंशन बता दी, ये हो गया। लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, एरिया नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, इसका डायमेंशन क्या होता है? जीरो होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है? तो आप बोलोगे जीरो डायमेंशन होता है। क्या होता है? जीरो डायमेंशन होता है। यहां तक बात समझ आएगी दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट बिंदु है वो ज्यामिति में कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट विमा रहित होते हुए भी, देखिएगा ये पॉइंट ज्यामिति में विमा रहित होते हुए, इसकी डायमेंशन जीरो होते हुए भी इसको अपन इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ज्यामिति में पॉइंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों ये बात समझ लीजिए, यदि पॉइंट है तो ज्यामिति है, यदि पॉइंट है तो क्या है? ज्यामिति है। इसलिए पॉइंट का महत्व ज्यामिति में बहुत ही ज्यादा है। यहां तक बात बताई मैंने, और इस पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया कि इसकी ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना एरिया, ना वॉल्यूम, ना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। यदि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी विमा कैसी होगी? जीरो डायमेंशन, और जीरो डायमेंशन होगी तो वही क्या होगा? पॉइंट होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बना एसएससी के लिए, क्या निम्न में से कौन क्या नहीं है, निम्न में से किसकी डायमेंशन जीरो है? तो आप बोल सकते हो कि निम्न में से जीरो डायमेंशन किसकी है? पॉइंट की है। यहां तक बात समझ आती है दोस्तों। या आप ये भी कह सकते हो, मुझे बताइए जैसे ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वर्त, ये क्या है? वर्त। मुझे बताइए ये वर्त है, सर्किल है, तो मुझे बताइए सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस होगी। तो आप बोलोगे हाँ सर सर्किल की कुछ ना कुछ रेडियस। लेकिन मुझे बताइए क्या ये पॉइंट है क्या? मुझे बताइए पॉइंट है क्या? ये पॉइंट भी क्या गोल आकार का नहीं है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल गोल, सर्किल के आकार का। क्या है? सर्किल के आकार का है, सर्किल के शेप का है। तो मुझे बताइए ये पॉइंट भी सर्किल के शेप का है, तो इस पॉइंट को क्या कह सकता हूं? इसकी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस है, तो इस पॉइंट को कह सकता हूं कि ये पॉइंट क्या है? जीरो त्रिज्या वाला एक सर्किल है। क्या बोल सकता हूं? जीरो रेडियस वाला एक क्या है? जीरो रेडियस वाला एक क्या है? वृत्त है या सर्किल है। तो आप कह सकते हो किसी बारे में, पॉइंट के बारे में कह सकते हो कि ये जीरो रेडियस वाला एक पॉइंट है। या आप एक बात और कह सकते हो कि पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है। क्या कह सकते हो आप? पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है। पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होने का मतलब क्या है कि मुझे बताइए मैंने इस पेन से यहां पे इसको प्रेस किया मार्कर को, और मार्कर से एक पॉइंट बना। मुझे बताइए इस पॉइंट की जगह केवल एक ही पॉइंट होगा या दो पॉइंट होंगे? तो आप बोलोगे सर केवल एक ही पॉइंट। मैं एक बार फिर डालता हूं तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ये एक ही पॉइंट हुआ। क्या हुआ? एक पॉइंट। इसका मतलब हुआ पॉइंट की एक क्या होती है? लोकेशन होती है। जो पॉइंट की क्या होती है? यूनिक लोकेशन। पॉइंट की यूनिक लोकेशन का मतलब है कि एक पॉइंट पे केवल एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट पे दो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट की क्या होती है? हमेशा यूनिक लोकेशन होती है। यहां तक बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। अब मैंने पॉइंट के बारे में आपको बता दिया है पॉइंट है क्या एक्चुअली। अब पॉइंट के बाद में चलता हूं कि पॉइंट के बाद में क्या आता है। तो देखिएगा पॉइंट के बाद में क्या आता है। देखिएगा दोस्तों पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद में देखिएगा। मुझे बताइए लाइन आपने पढ़ा है क्या? लाइन
क्या है? लाइन। लाइन, ये क्या है? रेखा। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा। क्या कहते हैं? रेखा। अब ये रेखा क्या है भला? मैंने पॉइंट आपको बता दिया, तो रेखा क्या है? रेखा क्या है? रेखा का मतलब है दोस्तों कि नजदीक नजदीक, जैसे कि मैंने लिखा एक पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, चौथा पॉइंट लिखा, पांचवा लिखा, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने दोस्तों। देखेगा मैंने क्या लिखे? पॉइंट्स लिखे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6, 7, 8, 9, कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने। दोस्तों मैंने क्या लिखे? कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ पॉइंट्स लिखे। इधर भी आगे कितने सब। तो मैं बोल रहा हूं कि लाइन की डेफिनेशन क्या है, सुनिएगा। लाइन की डेफिनेशन क्या है? नजदीक नजदीक पॉइंट्स का, नजदीक नजदीक पॉइंट्स का एक लोकस, एक पथ, नजदीक नजदीक पॉइंट्स का एक लोकस, एक पथ, जिसको इधर भी आगे कितना ही बढ़ा दो आप और इधर भी आगे कितना ही बढ़ा दो, उसे क्या कहता हूं? उसे कहता हूं लाइन। क्या दोस्तों? लाइन। तो मैंने क्या बोला लाइन की डेफिनेशन? नजदीक नजदीक पॉइंट्स का एक पथ, लोकेशन, जिसको इधर भी आगे कितना ही बढ़ा दो आप और इधर भी आप आगे कितना ही बढ़ा दो, उसको एक क्या कहता हूं? लाइन कहता हूं। क्या कहता हूं? लाइन। तो बात समझ आई? लाइन का मतलब क्या हुआ? लाइन के अंदर कुछ भी नहीं दोस्तों, लाइन में केवल और केवल इस लाइन में क्या करते हैं? ये इस लाइन का मतलब क्या है? लाइन क्या है? लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या है? लाइन इज ए सेट्स ऑफ पॉइंट्स। लाइन इज ए सेट्स ऑफ पॉइंट। लाइन की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? लाइन बिंदुओं का एक समूह है। लाइन क्या है? बिंदुओं का एक समूह है। और वो बिंदु किस प्रकार से है? वो बिंदु क्या है? एक निश्चित लोकस पर है, एक निश्चित लोकस पे। एक क्या है दोस्तों? ये बिंदु मुझे बताइए, क्या एक निश्चित लोकस पे क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर। तो लाइन क्या है? लाइन इज ए सेट्स ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित लोकस पथ पर, इधर भी आप इसे कितना आगे बढ़ा दीजिए, इधर भी आप इसे कितने आगे बढ़ा दिए, इसी लाइन कहता हूं। इसे क्या कहता हूं? लाइन कहता हूं। पहली बात लाइन की डेफिनेशन। मुझे बताइए इस लाइन को देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? तो आप बोलोगे सर लाइन को देखकर समझ में आ रहा है कि लाइन की कोई लंबाई होती है क्या? तो आप बोलोगे सर हाँ लाइन की कोई लंबाई होती है। मुझे बताइए लाइन की कोई ब्रेथ होगी क्या? मुझे बताइए लाइन की कोई ब्रीथ होगी क्या? तो आप बोलोगे सर लाइन की कोई ब्रीथ होगी क्या? मुझे बताइए लाइन की कोई चौड़ाई होगी क्या? कोई भी लाइन लिए तो मुझे बताइए कि लाइन की कोई चौड़ाई होगी। तो आप बोलोगे सर नहीं, लाइन की चौड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी दोस्तों? मैं बताता हूं क्यों नहीं होगी लाइन की चौड़ाई। देखिएगा, मुझे बताइए लाइन किससे बनी? तो आप बताइए, आप बोलोगे सर लाइन बनी पॉइंटों से। क्या? पॉइंटों से। यदि पॉइंट की कोई चौड़ाई नहीं है, यदि कोई पॉइंट की चौड़ाई नहीं है, यदि क्या नहीं है? पॉइंट की कोई चौड़ाई नहीं है जब, तो फिर लाइन की चौड़ाई कहां से आएगी? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। जब लाइन की कोई पॉइंट की जब कोई चौड़ाई नहीं है तो लाइन की चौड़ाई तो कहां से आएगी? इसलिए लाइन की चौड़ाई नहीं होती, इसलिए लाइन की क्या होती है? लंबाई होती है केवल। ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर आप बोलोगे सर पॉइंट की तो कोई लंबाई भी नहीं होती, इसलिए लाइन की भी कोई लंबाई नहीं होनी चाहिए, लाइन की भी कोई लंबाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये बात सही है कि लाइन की भी कोई लंबाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में ही क्या है, जो इनकी जो डेफिनेशन है, इन डेफिनेशन में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। इस बात का कंट्राडिक्शन है कि ये लंबाई में इसकी लंबाई है तो इसकी लंबाई नहीं है, तो इसकी लंबाई क्यों है? अपने को इतना डीप में नहीं जाना, जो आपको मैं बात बता रहा हूं उसको या आप समझिए, ऊपर समझिए, जो आपके एसएससी में एग्जाम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है, वो समझिए केवल आप। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, ये हो गई लाइन। मुझे बताइए जब इसकी लंबाई है, इसकी ब्रेथ नहीं है, तो मुझे बताइए लाइन क्या है? तो लाइन के अंदर क्या होगा? मैंने जिस जीरो को क्या बताया, इसको पॉइंट को क्या बताया? तो आप बोलोगे सर पॉइंट को आपने जीरो डायमेंशन बताया। ठीक उसी प्रकार से लाइन क्या होती है? तो आप बोलोगे सर लाइन क्या होती है? हमेशा वन डायमेंशन होती है। क्या होती है? वन डायमेंशन होती है। इसका मतलब लाइन क्या है? विमा होगी। लाइन की क्या होगी? विमा होगी। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। तो लाइन की यहां पे क्या होगी? विमा होगी। इसलिए यहां पे क्या नहीं है? लाइन की क्या होगी? वन डायमेंशन होगी। क्या होगी? वन डायमेंशन होगी। वन डायमेंशन होगी। लाइन क्या होगी? वन डायमेंशन। तो लाइन के बारे में आपने समझा कि लाइन क्या होती है? वन डायमेंशन। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में लाइन के बाद में क्या आता है दोस्तों? लाइन के बाद में क्या होगा? पॉइंट अपना, वो देखिए। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे लाइन है, इस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? जैसे लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है। लाइन क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी। ठीक है दोस्तों। इस पॉइंट को आप अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं।
इस पॉइंट को भी आप अनंत तक आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। पहली बात तो क्या हुआ, मैंने लाइन की डेफिनेशन बताई। उसके बाद में इस बिंदु को भी आप अनंत इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं, इसको भी इनफाइनाइट तक। मुझे बताइए, तो लाइन का कोई एंड पॉइंट होगा? तो आप बोलोगे सर लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। और जब भी किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना हो, तो यदि इस लाइन को रिप्रेजेंट करना है आपको, तो क्या लिखोगे आप, लाइन क्या लिखोगे, AB। क्या लिखोगे, लाइन AB। या मान लीजिए एल है, तो आप लिखोगे लाइन एल। क्या लिखोगे, लाइन एल। ये तो लाइन AB, या लिखोगे लाइन एल। ये क्या हुआ, लाइन के बारे में बताया मैंने। यहां तक बात समझ आई दोस्तों? यहां तक बात समझे आई या नहीं? ये बात हुई लाइन की। अब चलता हूं सर, रे क्या होती है? क्या होती है रे? क्या रे? ये रे क्या है, किरण क्या है दोस्तों? किरण। रे का मतलब क्या है, किरण। किरण क्या होती है दोस्तों? यदि एक छोर तो क्या हो, फिक्स हो, एक किनारा फिक्स हो, और दूसरी तरफ आगे कितना ही बढ़ा दिया जाए। यदि एक किनारा तो क्या हो, फिक्स हो, और दूसरा किनारा आगे कहां तक भी बढ़ा दिया जाए, तो इसे ही क्या कहता हूं, इसे क्या कहता हूं दोस्तों, ओ ए को क्या कहता हूं दोस्तों, रे कहता हूं। क्या कहता हूं, रे कहता हूं। क्या कहता हूं दोस्तों, रे। इसे कहता हूं रे। ओ ए रे है। क्या है दोस्तों, रे की परिभाषा क्या है, यदि एक छोर तो फिक्स हो और दूसरी छोर को कितना ही आगे बढ़ा दिया जाए, इसे ही क्या कहता हूं, रे कहता हूं। तो ओ ए क्या है, एक रे है, और रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ओ ए के ऊपर क्या आएगा, ये आएगा। इसको क्या कहता हूं, रे कहता हूं। रे यानी क्या होता है, किरण होता है। क्या होता है दोस्तों, किरण होती है। तो यहां तक बात समझ में आएगा पहले आपको, रे यानी क्या होता है, किरण। अब चलता हूं दोस्तों, यहां तक बात समझ में आया होगा आपको कि रे क्या है। अब चलता हूं आगे, मैंने आपको पॉइंट बता दिया, लाइन बता दी, आपको रे बता दिया मैंने। अब आगे लेके चलता हूं आपको मैं, क्या लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों। लाइन सेगमेंट क्या है, मुझे बताइए। लाइन सेगमेंट क्या, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, रेखाखंड क्या है, रेखाखंड क्या है। लाइन सेगमेंट का हिंदी में क्या है, रेखाखंड। अब आपने देखा होगा रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड। इसके नाम से देखिएगा दोस्तों, मैं जैसे नाम लिख रहा हूं, क्या है दोस्तों, देखना, रेखाखंड। क्या है, रेखाखंड। ये रेखाखंड का मतलब क्या, एक बार देखिएगा दोस्तों, इसको बांटिए, इस शब्द को दो डिवाइड करिए आप। तो यहां पे क्या देखोगे आप, लाइन। क्या बोलोगे, लाइन। और खंड का मतलब पार्ट। क्या है, पार्ट। क्या है, पार्ट। खंड का मतलब क्या है, पार्ट। तो आप देखिए, लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट। क्या इसका मतलब, रेखाखंड का मतलब क्या है, ये रेखाखंड का मतलब, तो इसका मतलब लाइन का एक पार्ट, लाइन का एक पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूं क्या, लाइन। क्या बनाता हूं, लाइन। तो मुझे बताइए, क्या ये लाइन है क्या, तो आप लोग आंसर, लाइन। मुझे बताइए, ये लाइन है, तो इस लाइन का एक पार्ट, मुझे बताइए, लाइन का मैंने एक पार्ट ये ले लिया, मैंने मान लीजिए इस लाइन का जो मैंने एक पार्ट लिया, वो क्या ले लिया दोस्तों, तो आप बोलोगे सर ये ले लिया आपने। क्या ले लिया, ये लाइन का एक पार्ट ले लिया। लाइन कौन सी है, ए बी है, और इस लाइन का मैंने पार्ट क्या लिया है, ये पार्ट ले लिया। ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये मान लीजिए मैंने इसको दे दिया ई और एफ। इस ई और एफ को बाहर निकाल लीजिए आप, तो ये क्या बना, ये एक पार्ट बना ई और एफ। इस पार्ट ई एफ को क्या कहता हूं, क्या बोलूंगा, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट रेखा से काटा गया एक भाग है। लाइन सेगमेंट का मतलब है रेखा से काटा गया एक छोटा सा पार्ट है, जिसे क्या कहता हूं, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। इसका मतलब ईएफ क्या है, तो क्या है, रेखाखंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बताइए रेखाखंड निम्न में से किसका भाग है, तो आपका आंसर आना चाहिए रेखाखंड किसका पार्ट है। तो आप बोलोगे रेखाखंड हमेशा किसका पार्ट होता है, एक लाइन का पार्ट होता है, एक लाइन का पार्ट होता है। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखता हूं, अब आगे आते हैं, आगे क्या पॉइंट है उस पर चलते हैं दोस्तों। यहां तक कि मैंने आपको बात बताई, आगे देखिएगा, एक मिनट रुकेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिएगा क्या है, जैसे कि अब आगे मैंने एक बात बताई आपको भी, क्या लाइन के बारे में बता दिया मैंने। अब तक क्या बता दिया आपको, तो आप लोग लाइन, आपने लाइन के बारे में बता दिया, किसमें,
पॉइंट के बारे में आपने बता दिया, लाइन के बारे में आपने बता दिया पहली बात। फिर आपने सर किसके बारे में बता दिया, तो आप बोलोगे सर किसके बारे में बता दिया, रे के बारे में आपने बता दिया। फिर आप बोलोगे सर लाइन सेगमेंट के बारे में आपने बता दिया, लाइन सेगमेंट के बारे में आपने बता दिया। अब क्या आएगा दोस्तों लाइन सेगमेंट बता दिया मैंने, पॉइंट बता दिया, लाइन बता दिया, रे बता दिया, लाइन सेगमेंट। आगे देखते हैं दोस्तों क्या आएगा। देखिए दोस्तों आपने पढ़ा होगा एक कोलिनियर, क्या लिखा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, कोलिनियर, क्या, कोलिनियर पॉइंट्स। आपको पता है कि मैंने आपको पॉइंट बताया, लाइन बताई, रे बताई, लाइन सेगमेंट। अब यहां पे पढ़ता है पॉइंट, पॉइंट तो पढ़ लिया, लेकिन ये कोलिनियर पॉइंट क्या है, कोलिनियर पॉइंट क्या है दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे सर कोलिनियर पॉइंट का हिंदी में मतलब है क्या, सहरेखीय बिंदु। क्या, सहरेखीय बिंदु। क्या है, सहरेखीय बिंदु। इसका मतलब क्या है, सहरेखीय बिंदु। अब कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है दोस्तों, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु, ऐसे दो या दो से अधिक बिंदु जो क्या करते हैं, जो किसी एक ही लाइन पर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दो या दो से अधिक बिंदु, तो मुझे बताइए दो या दो से अधिक बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा बिंदु ये, तो मुझे बताइए क्या ये तीनों ये तीनों पॉइंट्स क्या एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, तीनों लाइन क्या करते हैं, तीनों पॉइंट क्या करते हैं, एक ही लाइन पे क्या है, एक ही लाइन पे स्थित है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट होने के लिए हमेशा क्या चाहिए, दो या दो से अधिक बिंदु होने चाहिए। सबसे पहली बात कि कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा, दो या दो से अधिक बिंदु होंगे, पहली बात। दूसरी बात, वो दो या दो से अधिक बिंदु हमेशा एक लाइन पे होंगे, तो उन्हें क्या कहता हूं, कोलिनियर पॉइंट्स कहता हूं। पहली बात समझ में आई दोस्तों। अब दूसरी बात देखिएगा यहां पे, जैसे नॉन, एक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होगा, पॉइंट्स। अब ये क्या है, पहले कोलिनियर पॉइंट्स आ गए, फिर आ गया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात सही, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आ गई दूसरी बात। अब इसको समझते हैं, ये समझ लिया, इसको समझते हैं भला ये क्या चीज है। तो दोस्तों जब भी तीन या तीन से अधिक, जब भी क्या हो, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स, जब भी क्या हो, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स क्या हो, छोड़िएगा, जब भी क्या हो, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स क्या हो, तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स एक सीधी रेखा में स्थित न हो। जब भी तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, तो उन सभी पॉइंट्स को क्या कहता हूं, असरेखीय। क्या इसको बोल रहे हैं, सरेखीय पॉइंट्स, इसको बोलेंगे असरेखीय पॉइंट्स। क्या बोलेंगे इसको, असरेखीय पॉइंट्स। तो जब भी तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स क्या नहीं हो, एक ही लाइन पर स्थित नहीं हो, तो उसे बोलता हूं असरेखीय पॉइंट। जैसे मुझे बताइए, ये मैंने एक पॉइंट लिया, दूसरा मैंने पॉइंट ये ले लिया, तीसरा पॉइंट ये ले लिया, मुझे बताइए क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो सकते हैं क्या कभी, तो आप बोलोगे सर नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें दो पॉइंट्स तो एक लाइन पर हो सकते हैं, ये दो पॉइंट्स तो एक लाइन पर हो सकते हैं, कोई से भी दो, ये दो, लेकिन ये तीसरा पॉइंट क्या इन दो, इस लाइन से अलग लाइन पे होगा क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल अलग होगा। इसलिए क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं, इसके लिए जरूरी है सबसे पहले तो तीन पॉइंट होने चाहिए या तीन से अधिक पॉइंट्स होने चाहिए, और वो तीन या तीन से अधिक पॉइंट्स किसी भी एक रेखा पे क्या नहीं करेंगे, स्थित नहीं होंगे। तो उन सभी तीन पॉइंट्स को क्या बोलूंगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, असंरेखीय बिंदु। क्या बोलूंगा, असंरेखीय बिंदु। आप सभी ने देखा क्या बोला मैंने, असंरेखीय बिंदु। यहां तक की बात होगी, यहां तक की बात क्लियर होगी। तो पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट आपको मैंने बता दिया अच्छे से। इसका मतलब क्या, अब चलता हूं आगे। देखिएगा दोस्तों, अब क्या आगे देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इस प्लेन में एक लाइन है, ये इस प्लेन में एक लाइन है, इस लाइन पे, ये लाइन का नाम है ए और बी। मुझे बताइए ये एक प्लेन में लाइन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए है। क्या है, पॉइंट ए, क्या है, पॉइंट ए। मुझे बताइए पॉइंट ए से पास होने वाली इस लाइन ए बी के समांतर कितनी लाइन हो सकती है। पॉइंट ए से, मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ए से पास होने वाली एक कौन सी लाइन होगी जो इस लाइन की समांतर, कितनी लाइन हो सकती है। तो आप बोलोगे सर कि पॉइंट ए से पास होने वाली
केवल और केवल एक लाइन ही ऐसी होगी जो क्या होगी, इस लाइन ए बी के क्या होगी, हमेशा समांतर होगी। जैसे कि समझाता हूं आपको कि मुझे बताइए क्या पॉइंट ए है क्या, तो इस पॉइंट ए से कोई एक लाइन खींची मैंने, मान लीजिए ये लाइन, तो मुझे बताइए ये लाइन क्या इस लाइन के समांतर है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल समांतर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट से क्या हुआ, केवल और केवल क्या एक लाइन संभव है जो इस लाइन के समांतर होगी, या दो लाइन, तो आप बोलोगे सर नहीं। देखिए दूसरी लाइन खींचता हूं मैं, तो दूसरी लाइन में यहां से खींच दी थी, तो मुझे बताइए क्या ये लाइन, ये वाली लाइन क्या इस लाइन के समांतर है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन को कहां पे काटेगी, और जब दो लाइन एक दूसरे को काट देती है तो वो आपस में क्या नहीं होती, समांतर नहीं होती। अभी बताऊंगा मैं समांतर लाइन्स क्या होती है। इसलिए क्या हुआ दोस्तों कि ये किसी भी लाइन से और स्पेस में अन्य किसी भी बिंदु से गुजरने वाली केवल और केवल एक लाइन होगी जो उस लाइन की क्या होगी, हमेशा समांतर होगी, पैरेलल होगी। ये बात समझ आती है दोस्तों। अब बात बताता हूं आपको आगे की बात, आगे क्या है, एक और इंपॉर्टेंट वो बताता हूं आपको, मोस्ट कंसेप्ट बताता हूं, वो बहुत बढ़िया है। यहां तक बात समझ में आई आपको। अब चलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पहले इसके बारे में देखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, तो आप लोग से प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला होती क्या है, तो उसको समझिए। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होगी, देखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या है, जब दो स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को काटे, क्या है, जब इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब जब दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो उन्हें बोलता हूं क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो मुझे बताइए ये एक सरल रेखा है, तो आप बोलोगे हाँ ये एक सरल रेखा है, इसलिए इन दोनों सरल रेखाओं ने क्या एक पॉइंट पर किसी को काटा है, तो आप बोलोगे हाँ, तो इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये दोनों रेखाएं क्या है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा, दूध ले लेता हूं। देखिएगा दोस्तों, मैंने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का लाइन का मतलब है जब भी कोई दो सरल रेखाएं आपस में किसी एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटे, तो उन्हें कहता हूं क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहता हूं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो मुझे बताइए क्या ये रेखा और ये रेखा क्या एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, हाँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट है ए, क्या है, पॉइंट ए मान लीजिए। तो मुझे बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी किसी को एक दूसरे को काटेगी तो कितने पॉइंट पे काटेगी, तो आप बोलोगे सर हमेशा केवल और केवल एक पॉइंट पे काटती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एक दूसरे को कब काटती है, एक पॉइंट पे काटती है। सबसे पहली बात तो कहां पे काटती है, एक पॉइंट पे। अब दूसरी बात देखिए, ये है इंटरसेक्टिंग लाइन। यदि इसी पॉइंट से, यदि मान लीजिए इसी पॉइंट से मैंने क्या किया, एक और लाइन गुजार दी, ये तो दो लाइन की बात थी। यदि मान लीजिए इसी पॉइंट से मैंने एक और लाइन गुजार दी, या मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन है, तीन लाइन हो गई, तो इस समय यहां पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इंटरसेक्टिंग या क्या नाम आप समझ लीजिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन थी। और जबकि इसको क्या कहूंगा, यहां पे एक लाइन और गुजरे, इसको मतलब यहां पे क्या कहूंगा, समूह, इस वाली रहेगा। और मान लीजिए यहां पे इसको भी गुजरी, यहां पे एक लाइन और गुजरी। अब देखता हूं दोस्तों, मैंने कहा इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटे तो उन्हें कहता हूं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जो काटने के बाद में जो पॉइंट प्राप्त होगा उसको बोलूंगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन देखिएगा जब क्या तीन या तीन से अधिक रेखाएं क्या करें, एक ही बिंदु से गुजरे। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरे, मुझे बताइए कितनी लाइन से एक बिंदु से गुजर रही है, तो आप लोग सर तीन या तीन से अधिक गुजर रही है, तो उन्हें कहता हूं कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहता हूं, कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहता हूं दोस्तों, कॉनकरेंट लाइंस।
क्या है, इसका मतलब है कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस है जब भी संगामी, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका मतलब है संगामी रेखा है। क्या है, संगामी रेखा है। तो संगामी रेखाएं कौन सी है, वह रेखा है जो 3 या 3 से अधिक वह रेखा है जो किसी एक ही निश्चित पॉइंट पे काटती है, एक ही निश्चित पॉइंट पे काटती है, उन्हें कहता हूं संगामी रेखा है। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। तो मैंने आपको पॉइंट बताया, लाइन बताई, रे बताई, लाइन सेगमेंट बताया, कोलिनियर पॉइंट बताया, नॉन कॉनलिनियर पॉइंट बताया, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बताई, फिर बताया मैंने कॉनकरेंट लाइन। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों आपको। इसके बाद में आपको बात बताता हूं मैं किसकी, पैरेलल लाइंस की। किसकी, पैरेलल लाइंस की, समांतर रेखाओं की। दोस्तों ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं समांतर रेखाओं का, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। समांतर रेखाएं क्या है दोस्तों, क्या है समांतर रेखा, क्या पैरेलल लाइंस क्या है। तो आपके आगे टॉपिक क्या आता है, समांतर रेखा। क्या समांतर रेखा, समांतर क्या है दोस्तों, समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं है क्या एक्चुअल में, समझिएगा। समांतर रेखाएं, मान लीजिए ये एक रेखा है, क्या है, एक रेखा ये है, देखिएगा एक रेखा ये है, और दूसरी रेखा क्या है दोस्तों, दूसरी रेखा ये है। समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं वह रेखाएं होती है जिनके मध्य की दूरी, जिनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है, जिनके मध्य की दूरी बराबर होती है। मान लीजिए ये दूरी क्या है, डी है, इनके मध्य की दूरी ये भी डी होगी और ये भी क्या होगी, डी होगी। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके मध्य की दूरी हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो मुझे बताइए ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी क्या बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर। पहली बात क्या है, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, डिस्टेंस डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात क्या है, समांतर रेखाएं, मुझे बताइए ये रेखा किसी को एक दूसरे को कहां पे आगे जाके काटेगी क्या, मुझे बताओ ये रेखा आगे जाके काटेगी। तो आप बोलोगे सर समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी आगे जाके काटेगी क्या, इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे यहाँ पे और इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे तो क्या आगे बढ़ाने पे कभी काटेगी, तो आप बोलोगे सर नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के मध्य की दूरी क्या है, हमेशा समान है। और यदि दो रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान है तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेगी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के मध्य की दूरी, ये जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो मुझे बताइए इन दोनों रेखाओं का कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा क्या, तो आप बोलोगे सर पॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी दो रेखाएं समांतर है उसका मतलब है कि दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, दोनों रेखाओं के मध्य के अंदर कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट का मतलब है ये जब काटेगी नहीं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बनेगा, और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं बनेगा तो इन दोनों रेखाओं का कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इनका वही इनका कॉमन पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इसका कोई भी तो नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इनके मध्य की दूरी हमेशा क्या होगी, समान होगी, हमेशा क्या होगी, समान होगी। और दोस्तों समांतर रेखा, यदि ये और ये दोनों रेखा समांतर रेखाएं हैं, यदि मान लीजिए ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, यदि ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है, यह क्या है, ये दोनों की दोनों समांतर रेखा है, तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ये दोनों की दोनों रेखाएं क्या हो, एक ही प्लेन में हो। क्या हो, एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब मान लीजिए ए बी रेखा इस प्लेन में है और सी डी रेखा किसी दूसरे प्लेन में, किसी दूसरे प्लेन में, तो क्या वो रेखाएं क्या समांतर होगी, तो आप बोलोगे सर नहीं। तो इस प्रकार की रेखाओं को क्या कहेंगे, जब एक रेखा इस प्लेन में है दूसरी रेखा दूसरे प्लेन में है, तो बताइए उन प्रकार की दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, तो आप बोलोगे उन्हें कहते हैं स्क्यू लाइंस। क्या कहते हैं, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, विषम तलीय रेखाएं। क्या बोलेंगे दोस्तों, विषम तलीय रेखाएं। तो विषम तलीय रेखाओं की डेफिनेशन क्या है, जब एक लाइन किसी दूसरे प्लेन में हो और एक लाइन किसी दूसरे प्लेन में हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे की विषम तलीय रेखाएं होगी। मुझे बताइए क्या इस प्लेन में कोई लाइन है और इस प्लेन में कोई लाइन है, क्या वो एक दूसरे को कभी काटेगी, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि किन्हीं दो रेखाओं को काटने के लिए, किन्हीं दो रेखाओं को आपस में काटने के लिए हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई दो रेखाएं आपस में काटेगी तो उनके लिए सबसे जरूरी पॉइंट है कि वो दोनों रेखाएं किसी एक प्लेन में होनी चाहिए। लेकिन ये इस प्लेन में है, ये एक रेखा इस प्लेन में है, तो मुझे बताइए क्या इस प्लेन वाली रेखा इस प्लेन वाली रेखा को काटेगी कभी, तो आप बोलोगे सर नहीं काट सकती। क्या होगा, नहीं काट सकती। यदि ऐसा है कभी भी इस प्लेन वाली रेखा इस प्लेन वाली रेखा को नहीं काटेगी तो उस स्थिति में उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, उनके मध्य की जो डिफरेंस है, उनके मध्य इस लाइन
इस प्लेन में जो लाइन है और इस प्लेन में जो लाइन है उनके मध्य की जो दूरी है वो हमेशा क्या होगी, चेंज होती रहेगी। इसलिए ये दोनों रेखाएं क्या होगी, आपस में स्क्यू लाइंस होगी, विषम तलीय रेखाएं होगी। ये बात समझ में आई होगी दोस्तों आपको। अब चलता हूं मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था, इसके अंदर मैंने समांतर रेखा बता दी, आपको स्क्यू लाइंस बता दी। अब बताइए मुझे दोस्तों, स्क्यू लाइंस मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं इसी लाइन समांतर रेखाओं के बारे में। समांतर रेखाएं है क्या? अब देखिए दोस्तों, जैसे ए बी और सी डी ये दो समांतर है, तो इसको बताने का जो इंडिकेट करने का जो संकेत, इसको इंडिकेट करना है। मान लीजिए लाइन ए बी, मैं बोलूं लाइन ए बी लाइन सी डी के समांतर है। मैं जो बोल रहा हूं लाइन ए बी लाइन सी डी के समांतर है, उसको मैथमेटिक्स में किस प्रकार से लिखते हैं, तो देखिएगा लाइन ए बी क्या है, लाइन ए बी किसके समांतर है, तो आप बोलोगे लाइन ए बी किसके समांतर है, सी डी के समांतर है। इसको दर्शाने का, इसको बताने का एक तरीका है, किसको, कि लाइन ए बी लाइन सी डी के समांतर है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबको पता चला कि मैंने क्या बताया, लाइन ए बी लाइन सी डी के समांतर है, इसको बताने का एक तरीका है। अब जब मैं समांतर रेखाएं पढ़ रहा हूं, तो समांतर रेखाओं के बारे में पूरी डिटेल आपको दे देता हूं कि समांतर रेखाएं एक्चुअली में है क्या, किस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है, वो आपको बताता हूं। देखिएगा समांतर रेखाएं अपनी टॉपिक चल रहा था, पैरेलल लाइंस अपना टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में आपको बताता हूं। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे बताइए, मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक लाइन है कौन सी, L1, ये मान लीजिए एक लाइन है, दूसरी लाइन है कौन सी, ये है समांतर, कौन सी, समांतर। एक तीसरी लाइन ये इसके समांतर कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये। मान लीजिए इस लाइन को मैंने L1 कहा, इस लाइन को मैंने L2 कहा, और मान लीजिए इस लाइन को कहा मैंने L3। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को मैंने L1 कहा, इस लाइन को L2, इस लाइन को L3 कहा। अब देखता हूं दोस्तों, एक कोई अन्य लाइन है, एक कोई अन्य लाइन है। अन्य लाइन का मतलब मान लीजिए ये कोई लाइन है जो इन लाइन सभी लाइंस को काटेगी, ये लाइन है, और ये लाइन कौन सी है, लाइन 4 है या मान लीजिए अब लाइन 4 क्या है, लाइन 4। इसी प्रकार से ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है, ये लाइन क्या है, L3 है, और ये लाइन कौन सी है, L4 है। ऐसी रेखा, इस L4 के बारे में बात करता हूं सर। ये तो पता है समांतर रेखा है आपस में, लेकिन सर ये L4 क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में पता कर लो। लाइन L4 को क्या कहते हैं, हमेशा लाइन L4 को हमेशा कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन का हिंदी में मतलब क्या है, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो मुझे बताइए तिर्यक रेखा की डेफिनेशन क्या होगी, इसको देखने, इस डायग्राम को देखने से आपको क्या मिल रहा है, तिर्यक रेखा की ट्रांसवर्स लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। इसका मतलब हुआ तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन वो लाइन होती है जो किन्हीं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है, जो किन्हीं दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को क्या करती है, दो या दो से अधिक पॉइंट्स पर काटती है, उसे कहता हूं तिर्यक पॉइंट, इसे कहता हूं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्स लाइन। तो ट्रांसवर्स लाइन मुझे बताइए क्या करेगी, ट्रांसवर्स लाइन हमेशा समांतर रेखाओं को काटती है। क्या करती है, समांतर रेखाओं को काटती है। ऐसी लाइन, इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए, ऐसी लाइन जो समांतर रेखाओं को काटती है, ऐसी लाइन जो समांतर रेखाओं को काटती है, दो समांतर रेखाओं को काटती है, उनको क्या कहता हूं, उस लाइन को क्या कहता हूं, ट्रांसवर्स लाइन कहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे L4 क्या है, तो आप बोलोगे सर L4 क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। क्या है दोस्तों, ट्रांसवर्स लाइन। यहां तक बात समझिए। अब देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आ ही गया, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आ गया दोस्तों, वो बताता हूं मैं आपको। जैसा कि मैंने बताया, दिया गया है क्या, दिया गया क्या, ये दिया गया क्या कि L1 क्या है, L1 क्या L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। और क्या दिया गया है कि L2 है वो किसके समांतर है, L3 के समांतर है। क्या होगा दोस्तों, L1 L2 के समांतर है और L2 क्या है, L3 के समांतर। तो बताओ क्या, तो इससे क्या मिलेगा, ये दिया गया है कि L1 L2 के साथ पैरेलल है और L2 L3 के समांतर है। तो मुझे बताइए इन दोनों निष्कर्ष से आप क्या निकाल सकते हैं, तो आपको हमेशा यहां से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, कि L1 भी क्या होगा, हमेशा L3 के समांतर होगा। L1 भी क्या होगा, हमेशा L3 के पैरेलल होगा। क्या होगा, L3 के पैरेलल होगा। इसका मतलब यदि क्या हुआ, यदि दो रेखाएं आपस में समांतर है, यदि यहाँ पे क्या हुआ, यदि ये रेखा इस रेखा के समांतर है और ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये रेखा और ये रेखा भी आपस में क्या होगी, हमेशा समांतर होगी। यहां तक बात सुनिए दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया, समांतर रेखा बताया, समांतर रेखा के अंदर आपको ये पॉइंट बताया मैंने। इसके आगे चलता हूं क्या होगा। यहां तक बात समझ आएगी आपको सब।
अब देखिएगा आगे बात है जो इस पैरेलल लाइन से है समांतर रेखा संबंधित है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा। यहां से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए बार बार, तो उसको फिर से बताता हूं आपको क्या है। देखिएगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक तीसरी लाइन है, ये एक चौथी लाइन है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया, ये चौथी लाइन है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक ट्रांसवर्स लाइन खींची, यहां से एक ट्रांसवर्स लाइन खींची और यहां से भी एक ट्रांसवर्स लाइन खींची। देखिए दोस्तों, यहां से मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची और यहां से मैंने एक ट्रांसवर्स लाइन खींची। अब मैं क्या कह रहा हूं आपको, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, कैपिटल बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी। या आप मान लीजिए मैं भी चर्चा किसकी कर रहा हूं, मान लीजिए मैं केवल दो लाइन की तीन लाइन पैरेलल है उनकी बात कर रहा हूं केवल। और इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने क्या ए बी सी, इसको मान लीजिए डी दे दिया, इसको मान लीजिए ई दे दिया, इसको मान लीजिए एफ दे दिया, इसको मान लीजिए एफ दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसको दे दिया एफ। या और आगे बढ़ा लीजिए, आप एक बार बढ़ा ही लीजिए आप आगे। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा था लेकिन वो बाद में समझा दूंगा, कोई ना। एक बार आप इसको बढ़ा लीजिए आगे, क्या इसको आप बढ़ा लीजिए आगे। और यहां पे एक लाइन और बना लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, ए बी सी यहां पे लिख दीजिए आप डी पॉइंट, इसको हटा दीजिए आप। यहां पे लिखिए ई, यहां लिखिए एफ, यहां पे लिखिए जी, यहां पे लिखिए एच। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये पॉइंट ले लिया, मैंने क्या लिया, चार लाइन ली। कौन लाइन, L1, L2, L3, L4, L4। यहां पे क्या है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, L4 पैरेलल है E। ऐसा दिया गया है और यहां पे बताया गया है कि L5 है, ये क्या है L6 है, ये क्या है L6 है। ठीक है दोस्तों, L5 और L6 क्या है, L5 एंड L6 क्या है, तो आप लोगों के ट्रांसवर्स लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। यहां तक बात सही है, ट्रांसवर्स लाइन है। L5 और L6 क्या है, ट्रांसवर्स लाइन। अब दोस्तों यहां पे जो समझाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो समझिएगा। मान लीजिए मैंने इस डिस्टेंस को ले लिया, मान लीजिए मैंने इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, ए ले लिया। क्या, ए, क्या ले लिया, ए ले लिया, ए स्मॉल ए। इसको मान लीजिए मैंने बी ले लिया, इसको मान लीजिए आपको मैंने सी ले लिया, इसको मान लीजिए मैंने डी ले लिया, इसी डिस्टेंस को मैंने मान लीजिए ई ले लिया और इसी डिस्टेंस को मान लीजिए मैंने एफ ले लिया। ये स्मॉल डिस्टेंस ए है, ये स्मॉल डिस्टेंस डी है, ये स्मॉल डिस्टेंस बी है, ये स्मॉल डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है जो क्या है ई है। यहाँ पे ई कैपिटल नहीं आएगा, ई स्मॉल लिया मैंने, ई स्मॉल ही लिया है सब में, तो यहाँ पे भी इसको स्मॉल लीजिए, क्या डी। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, ये सब स्मॉल कैपिटल लेटर से मैंने ये डिस्टेंस बता दी। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस ई है, ये डिस्टेंस सी है, ये डिस्टेंस एफ। अब देखिएगा दोस्तों, मैं जो भी बात बताने जा रहा हूं उस बात को बड़ा ही गौर से समझिएगा। ये क्या है, यहां पे याद रखना, हमेशा करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। इस डायग्राम से देखना हमेशा कि जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी 4 या 4 से अधिक या 3 से अधिक या 2 से अधिक रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो उस स्थिति में जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगी उनका रेशियो हमेशा बराबर होगा। वो कैसे दोस्तों, जैसे मैंने इधर लिखा ए और यहां पे मैंने लिखा डी, मैं यहां पे ए के नीचे मैंने ले लिया बी, मान लीजिए ए और बी का रेशियो लिया है, तो इधर भी क्या बनेगा, इधर भी ए के करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस क्या है, तो आप लिख सकते डी है। ए के सामने की डिस्टेंस क्या है, डी, तो यहाँ पे डी आएगा। और मुझे बताइए क्या सर, इसके करस्पॉन्डिंग इस ए के नीचे रेशियो किसका लिया है, बी का लिया है, तो इसके नीचे रेशियो जस्ट इसका ही रेशियो लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा ई। ये हमेशा बराबर होता है दोस्तों, ए अपॉन बी
बराबर होगा डी अपॉन ई के बराबर होगा। ये रेशियो, इसका मतलब होगा करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कोड ले लिया, मैंने ले लिया ए प्लस बी, मैंने ले लिया ए प्लस बी, मान लीजिए ए प्लस बी, तो मुझे बताइए इसके बराबर में क्या आएगा, ए प्लस बी के बराबर, तो बोलोगे डी प्लस ई आएगा। क्या आएगा, डी प्लस ई। मान लीजिए मैंने रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं मुझे बताइए, मैंने मान लीजिए ए प्लस बी के नीचे मैंने रेशियो ले लिया ए प्लस बी प्लस सी का ले लिया मान लीजिए, तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो लिया है ए प्लस बी के नीचे, तो मुझे बताइए इधर से किसका रेशियो आएगा, तो आप बोलोगे सर डी ई एफ का। क्या आएगा, डी ई और एफ का। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब ए प्लस बी का और ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो हमेशा डी प्लस ई अपॉन डी ई प्लस एफ के रेशियो के बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए एक और बता देता हूं आपको मैंने लिखा ए माइनस डी, क्या लिखा मैंने, मान लीजिए ए लिखा, ए के माइनस में लिखा मैंने ए माइनस सी, ये लिखा ए माइनस सी, तो मुझे बताइए बराबर में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर डी माइनस का एफ, क्या आएगा, डी माइनस का एफ। अब देखिएगा दोस्तों, ये बताता हूं मैं आपको। अब मैं इसके नीचे लिख दिया मैंने, क्या बी लिख दिया, क्या लिख दिया बी, इसके नीचे भी क्या लिखूंगा, फिर इसके नीचे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों, ये भी बराबर होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बात सही है दोस्तों। जो इसके साथ इधर करूंगा, जो भी यहाँ पे करूंगा प्रोसेस में, वही प्रोसेस इधर होगी, और यह प्रोसेस कब बराबर होगी, यह प्रोसेस केवल रेशियो के लिए बराबर होगी। कब होगी, रेशियो के लिए बराबर होगी। इसके लिए मैं माइनस का चिन्ह भी ले सकता हूं, मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, भाग भी कर सकता हूं, एडिशन भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं दोस्तों। ये बात समझिए आप। जैसे कि आपको समझाता हूं, यदि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, ये बात इस रेशियो के बराबर है, तो इससे समझाता हूं आपको, इससे बात क्या समझ में आ रही है वो बताता हूं आपको। ऐसा कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, इस तरह बना के आपको पूछ सकता है, बताइए निम्न में से कौन सा सही है। ये एक दिया होगा और सारे गलत होंगे, 4 ऑप्शन, तो उनमें से निम्न में से ये सही होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैंने जो बात कही वो किसकी बताई, समांतर रेखाओं में एक प्रॉपर्टी है। ये कहां से आती है, ये कहां से आती है, आपको वो पता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा जो आपको पता करना था वो आपको ये बात पता करनी थी, और जो आपको यदि आपको क्यों का रिप्लाई पूछना है तो वो भी मैं आपको समय के साथ बता दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां तो बात समझ में आई आपको। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा ए, मान लीजिए मैंने ये एक कितना सेंटीमीटर लिख दिया, तो आप लोग चलिए 5 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, और ये मैंने मान लीजिए इसको लिख लिया 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। तो यदि ये कितना है, यदि मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, यदि सी की वैल्यू क्या है, इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। यदि यहां पे ए की ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए यदि ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो बताइए डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर यहां पे 5 सेंटीमीटर है। आपने बताया था कि ए बराबर बी अपॉन, मान लीजिए इसके नीचे जो भी रेशियो हो इस रेशियो के, ए बराबर डी, इसके नीचे जो रेशियो होगा वो इसके नीचे रेशियो का हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब समझिए, यदि ये 5 है, ये 10 है, ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये भी हमेशा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा 2 टाइम्स, तो ये भी हमेशा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। यदि मान लीजिए ये यहाँ पे 2 टाइम्स, मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ये एक दिया होगा और अपने से कोई और दूसरा पूछ सकता है। यदि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होगा, तो आप लोग कितना होगा, 6 × 2 12, इसका मतलब क्या होगा 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब एफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। क्या आएगी दोस्तों, एफ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आएगी। यहां तक बात समझ में आएगी दोस्तों। अब समझाता हूं आपको मैं ये बात आ गई। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछता है, इसी प्रकार से क्वेश्चन और पूछ सकता है, लेकिन इसके आगे भी एक बात है इंपॉर्टेंट, वो एक और बताता हूं मैं आपको। क्या इंपॉर्टेंट बात, एक रिजल्ट क्या था, एक कंसेप्ट क्या था, वो बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कभी मेरे पास 2 लाइन्स दे रखी, यदि मान लीजिए कभी मेरे पास क्या दे रखी है, 3 लाइन्स दे रखी है, मान लीजिए 3 लाइन्स क्या दे रखा है, कभी मेरे पास 3 लाइन्स दे रखी है, और 3 लाइन्स को मैंने क्या किया दोस्तों, कोई बात, इन 3 लाइन्स को मैंने मान लीजिए 2 ट्रांसवर्स लाइन्स काट रही है, 2 ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, 2 ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया है, इस पॉइंट को मान लीजिए, इस पॉइंट को बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए सी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए डी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए ई नाम दे दिया, और इस पॉइंट को मान लीजिए एफ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एफ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे लिखा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस दी गई है अपने को, मान लीजिए ये डिस्टेंस दी गई है क्या, ए स्मॉल ए,
स्मॉल ए दी गई, और मान लीजिए ये डिस्टेंस अपने को जो दी गई है वो क्या है, स्मॉल बी है। क्या है, स्मॉल बी। और इसका और इसका रेशियो दिया गया है, इसका इस वाली डिस्टेंस का रेशियो दिया गया है, क्योंकि रेशियो तो हमेशा बराबर होता है, मैंने बताया था। मान लीजिए रेशियो है एम रेशियो एन है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमें क्या क्या दिया गया है, एक मिनट रुकेगा दोस्तों। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इश्यू होने के कारण, लाइट जाने के कारण वीडियो साफ नहीं बन पाता, इसलिए मैंने इसको वीडियो को पॉज कर दिया था बीच में, और आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। देखिएगा, मैंने जब भी ये कहा कि लाइन 1 मान लीजिए, लाइन 1 है, लाइन 2 है, और लाइन क्या है, 3 है, ये लाइन 4 है, मान लीजिए लाइन 4, लाइन जहां पे दिया गया क्या है, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है किसके, L3 के, ठीक है दोस्तों। L4 क्या आपको पता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। यहां तक बात पता है दोस्तों आपको, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए दोस्तों, यदि कभी ये रेशियो दिया गया है, ये और ये, यदि ये तो रेशियो दिया गया है, क्या दिया गया है, मान लीजिए दिया गया क्या है, अपने को दिया गया है क्या कि ए डी इजिकल टू ए और सी एफ इजिकल टू क्या दिया गया, बी, और मान लीजिए ए बी रेशियो बी सी का रेशियो क्या है दोस्तों, एम इंटू एन का रेशियो है। यदि कभी भी ऐसा दिया गया है दोस्तों, यदि ये कभी दिया गया है, और मान लीजिए ये रेशियो कभी दिया गया ए बी और ए बी सी का है, ये रेशियो यदि दिया गया है, तो मैंने बताया था जो रेशियो इधर होगा वही सेम रेशियो इधर होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था अभी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये अगर m और n है, ये वाला रेशियो यदि m रेशियो n है, तो ये रेशियो भी हमेशा क्या होगा, m रेशियो n होगा दोस्तों। इस बात को हमें याद करना है कि यदि ये रेशियो यदि m n into n है, तो ये रेशियो क्या होगा, m रेशियो n होगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, मुझे मान लीजिए ऐसा देर का है, और मुझे मान लीजिए ये ज्ञात करना है, क्या दोस्तों, जिसे यहाँ ये दिया गया है, ये दूरी दी गई है, ये दूरी दी गई है, ये रेशियो दिया गया है, तो ये दूरी ज्ञात करनी है मुझे। मान लीजिए इस दूरी को दिए गए x ज्ञात करना है मुझे यदि x ज्ञात करना है, तो इस x का सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। तो इस x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इस x का फॉर्मूला होगा दोस्तों, x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पहले आप क्या करिए, इस रेशियो को तो इससे मल्टीप्लाई करिए n से, और इस रेशियो को b को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। तो आपको जब a को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, a मल्टीप्लाई n, और प्लस के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए b इंटू n, और नीचे ये रेशियो का ऐड कर दीजिए। आप क्या करेंगे, m प्लस का n। तो ये x की वैल्यू याद करने का एक फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया दोस्तों। ये क्या है, इस x की वैल्यू को फाइंड करने का एक फॉर्मूला क्या है, a इंटू एन प्लस का b इंटू एन अपॉन n प्लस का n। ये बात सही है दोस्तों। अब ये देखिएगा, इस क्वेश्चन, इस मान लीजिए ऐसा कभी भी पूछ लेता है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखता हूं दोस्तों। क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मान लीजिए a दे रखा है, यहाँ पे कितना a मान लीजिए यहाँ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और मान लीजिए b यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, या है ना। और यहाँ पे मान लीजिए ये रेशियो 2:3 है, 2 रेशियो कितना है, 2:3 है, m कितना है, 2 है, n कितना है, 3 है। तो अब एक x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, x इज इक्वल टू क्या आएगा, a कितना है, तो आप बोलोगे सर 15 है। मुझे बताइए भी n कितना है, तो आप बोलोगे सर n कितना है, 3 है। मुझे बताइए b कितना है, तो आप बोलोगे सर b कितना है, 30 है। कितना है, 30 है। और मल्टीप्लाई m कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 है। और m प्लस n का रेशियो कितना है, ऐड करोगे तो आप सो आएगा 5 आएगा। कितना आएगा, 5 है। मुझे बताइए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45 प्लस का कितना हो गया, 3 6 60 हो गया, नहीं 60 हो गया ऐसा। ये कितना आया, 5। मुझे बताइए कितना आया, तो आप बोलोगे सर 5, और ये कितना आया, 10। कितना आया, 10, और इसके अंदर 5 का बाद कितना, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू कितनी आई, 21। x की वैल्यू कितनी आई, 21। और 21 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर की दूरी है। इसका मतलब ये जो दूरी है यहां से यहां तक की वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर।
ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आने वाली एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो ये पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए ये दिया गया है, ये पूछ रहा है, तो ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी देख सकता है। तो देखा दोस्तों, मैंने आपको जो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा है, उनके बारे में डीप से पूरी बात बता दी है दोस्तों। अब समांतर रेखाओं के बारे में और क्या क्या पॉइंट बचते हैं, मैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आपके सामने लेके आऊंगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बता दिया। तो सर आप बोलोगे, सर आपने अभी तक सबसे पहले पॉइंट बताया, पॉइंट के बाद में आपने सर बताया लाइन, फिर बताया रे आपने, फिर क्या बताया तीसरे नंबर पे रे, फिर चौथे नंबर पे मैंने बताया लाइन सेगमेंट, फिर पांचवें नंबर पे मैंने बताया क्या दोस्तों, कोलिनियर पॉइंट, फिर मैंने बताया नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फिर मैंने बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस बताया, फिर मैंने बताया आपको कौन करंट लाइंस बता दी है मैंने, फिर मैंने आपको मतलब पैरेलल लाइंस के बारे में बताया आपको, और पैरेलल लाइंस के बारे में बताने के बाद में मैंने आपको क्या बताया, इस पैरेलल लाइन से संबंधित जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। तो इस क्लास में मैंने अब तक पैरेलल लाइन से संबंधित और उससे पहले जितने भी पॉइंट्स थे उनके बारे में डीप से बता दिया दोस्तों। इन जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए, इन पॉइंट्स के अलावा एसएससी में कोई भी क्वेश्चन यहां से पुटअप नहीं कर सकता। इसके अलावा यहां पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने मैंने आपको बता दिए, जितना कंसेप्ट बन सकता था उतना पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया दोस्तों। आपको और कहीं किसी दूसरे YouTube चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो अपना टॉपिक है, जो मैंने आपको ज्योमेट्री स्टार्ट किया है, ज्योमेट्री का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ये लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया है दोस्तों। मान लीजिए ये लेसन फर्स्ट, जिसका नाम मैंने आपको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसका नाम आपको मैं, लेसन फर्स्ट का जो नाम है वो क्या है दोस्तों, तो आप बोलोगे सर अपने क्या क्या बारे में पढ़ा, तो आपने बोला सर अपने किसके बारे में पढ़ा, अपने आज लाइन के बारे में पढ़ा, किसको, रेखाएं, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। आज अपने किसके बारे में पढ़ा, तो आप बोलोगे सर आज सर आपने हमारे को रेखाओं के बारे में बताया। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और क्या नाम है विषमतली रेखाएं, समांतर रेखाएं, रेखाएं, फिर अपने क्या बोला रेखाखंड पढ़ा, किरण पढ़ा, ये सब किसका पार्ट है, तो आप बोलोगे सर ये सब किसका पार्ट है, रेखा का। तो आज अपन ने इस पार्ट में किसके बारे में अध्ययन किया, लाइंस के बारे में। क्या, लाइंस के बारे में। कल मैं आपको लाइंस, इस चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। क्या है, एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का लेसन फर्स्ट का जो नाम है, ज्योमेट्री का लेसन फर्स्ट जो लिया है मैंने, उस लेसन फर्स्ट का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल। ठीक है दोस्तों, रेखाएं और कोण। तो मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में रेखाओं के बारे में पूरे डीप से बता दिया है, और जो कल का लेक्चर होगा उसमें फिर से मैं आपको रेखाओं के बारे में बताऊंगा, और रेखाओं के बारे में बताने के बाद में फिर अपन कल डिस्कस करेंगे कोण के बारे में। किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। एंगल्स ज्योमेट्री में क्या काम करते हैं, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, एंगल्स किस प्रकार से एग्जाम में किस प्रकार से से क्वेश्चन पूछते हैं, और कहां कहां पे काम में आता है, उसके बारे में कल आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। सो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों, और आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि ये उन बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जिन बच्चों के पास में कोचिंग्स में जाकर रुपए देकर कोचिंग्स करने का मतलब उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है, और उनके माता पिता इतना मतलब रुपया जुटा के नहीं दे सकते उनको कि वो एक कोचिंग में जाए और किसी कमरे पे रहकर तैयारी कर सके। तो ये वीडियो उन बच्चों तक बिल्कुल पहुंचना चाहिए, अवश्य पहुंचना चाहिए कि वो बच्चे भी अपने बराबर या एसएससी के एग्जाम्स मतलब या फिर और किसी एग्जाम्स को फाइट कर सके और अपने आप को साबित कर सके कि हाँ मुझे भी कुछ आता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये वीडियो उन बच्चों तक बिल्कुल अवश्य पहुंचना चाहिए। ओके, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए, और फिर मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर।